नमस्कार, न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है मेरे शो में, मेरे सीनियर कॉलीग, देश के जाने माने पत्रकार राहुल सिन्हा। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बंगाल चुनाव की बात करेंगे क्योंकि पूरे देश में उसकी बात हो रही है। पहले फेज़ की वोटिंग बस कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। पहले फेज़ में 30 सीटें हैं। पहले फेज़ के साथ साथ बंगाल चुनाव की पूरी अगर बात करें तो ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है कई वजहों की वजह से। ये जिन 30 सीटों पर पहले फेज़ की वोटिंग होने जा रही है, 27 सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीती थी और बीजेपी के हाथ एक भी सीट नहीं थी। 2 कांग्रेस के पास थी और एक किसी दूसरी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के पास। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, 2016 के बाद 2019 के चुनाव भी हुए और 2019 के चुनाव में बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं ये गढ़ बन गया ये इलाका। तो बीजेपी इस बार यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में खुद को मान के चल रही है। अब है या नहीं ये तो खैर 2 मई को पता चलेगा, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में उसने इस ग्राउंड पर अपने आप को तैयार किया है, जिस मजबूती के साथ तैयार किया है, उसे देखकर लगता है कि फर्स्ट फेज़ में उसके लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। और ऐसी स्थिति में ख़ासतौर से जब हम देखेंगे तो जो 27 का आंकड़ा पहले हम देख रहे थे, हो सकता है कि उसमें काफ़ी अंतर आए, बीजेपी को वहाँ पे फ़ायदा मिले, क्योंकि उसमें इश्यूज़ बहुत सारे हैं। उसमें उसके एमपीज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं वो फ़ायदा देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गौरव ये है कि वहाँ पर पूरी ताकत लगाई है अमित शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने। और मुझे लगता है कि वो इस फेज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बैटल करनी भी नहीं, लड़नी नहीं है तीन चीज़ें। तो इसको लेकर के वो हैं, लेकिन अगली लड़ाई जो उनकी होने वाली है उसमें ज़रूर उनके लिए मुश्किल नहीं तो ये पूरा इलाका जो जंगल महल के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा इलाका इसमें, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर। अगर इन पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर की बात करें तो अधिकारी परिवार, या फिर खड़गपुर सीट की बात करें तो खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी संसदीय सीट में जो आ रही है सीट, उस पर चुनाव। आपको लगता है कि ये फेज़ और उसके दूसरे फेज़ में नंदीग्राम में जो सबसे बड़ी सीट है इस चुनाव की, ये फेज़ बहुत बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का भी सवाल है? देखिए, प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा की सीटें आपके पास में महत्वपूर्ण हो जाता है। पोलराइजेशन वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। ये वो इलाका भी रहा है जहाँ ममता बनर्जी ने 2011 में पहुंचकर अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था और जिसका फ़ायदा उनको विधानसभा में देखने को मिला था, लोकसभा में भी देखने को मिला था। लेकिन 2019 से पहले यानी 2016-19 के बीच में बीजेपी ने यहाँ ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है और जो खास तौर से मैं बार बार बोल रहा हूँ पोलराइजेशन, वो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा। अधिकारी ब्रदर्स की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका गढ़ है एक तरीके से कांथी, पूरा का पूरा पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, उसका फ़ायदा तो उनको स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि वहाँ पर टीएमसी का भी एक अपना अलग वोट बैंक है। वो शुभेंदु के साथ जाता है, नहीं जाता है, उस आइडियोलॉजी से वो इत्तेफाक रखता है, नहीं रखता जिस आइडियोलॉजी के साथ अब शुभेंदु जुड़े हैं। क्योंकि बंगाल में हम जानते हैं कि बंगाल में जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ की विचारधारा है, वो आइडियोलॉजी को ऊपर रखती है। अच्छा, बंगाल की विचारधारा की बात हो रही तो फर्स्ट फेज़ की तो हमने बात की, लेकिन पूरी भी बात करें। देखिए, खेला होबे से लेकर बात विकास होबे तक पहुँची है। ममता बनर्जी की चोट, जिसके बारे में लगातार टीएमसी बात कह रही है, विपक्षी पार्टियां खासकर बीजेपी इसको बता रही हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ममता बनर्जी इसका माइलेज देने की कोशिश कर रही हैं। इधर बयानबाजी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जिनकी हमने बात की, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया जिसको लेकर कह रहे हैं लोग कि नहीं कहना चाहिए था उनको उसको। तो ये जो बंगाल का चुनाव है, ये क्या वही जो हमने पिछले कई चुनाव देखे हैं कि मुद्दों से आगे नैरेटिव्स निकल जाते हैं, मुद्दों से आगे पोलराइजेशन की बात निकल जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़मीन पर लोगों को तक नहीं पहुंचती, क्या यहाँ भी वही हो रहा है? देखिए, मुद्दे डिस्कस हुए कहाँ हैं। आप अभी तक की जितनी भी रैली देख लीजिए, चाहे बीजेपी की देखिए, चाहे टीएमसी की देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस की बात तो खैर छोड़ देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करूँगा मैं। तो वो वहाँ अगर आप इश्यूज़ की बात करेंगे तो इश्यूज़ रियली कहाँ डिस्कस हुए हैं। झारग्राम, बांकुड़ा, ये वो इलाके हैं जहाँ आज भी पीने का पानी नहीं पहुँच पाया है, जहाँ आज भी लोग आदिवासी, मैं गया था वहाँ पर और देखा था कि लोग चीटी की चटनी जैसी चीज़ों को खाने के लिए मजबूर है। मजबूर इस वजह से क्योंकि आपने राशन तो पहुँचाया लेकिन वहाँ रोज़गार नहीं पहुँचाया। आज भी जंगल महल के इलाके के लोग जंगल महल में जाकर के, यानी जंगलों में जाकर के लकड़ी काटते हैं, पत्थर काटते हैं, उसके बाद बाहर जाकर बेचते हैं, जो मिलता है फिर उससे अपनी जीवन चलाते हैं। यानी रोज़गार कुछ नहीं है, इंडस्ट्री कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन आप इंटरेस्टिंगली देखिए, ना तो बीजेपी ने ना ही टीएमसी ने इन इश्यूज़ को वहाँ पर उठाने की कोशिश की है। सब कुछ या तो ममता पे आरोप के जरिए या ममता बीजेपी पे आरोप लगाकर कोशिश कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है, निश्चित तौर पर बंगाल के इलेक्शन में अभी तक तो यही दिख रहा है कि इश्यूज पीछे हैं, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव आगे। अच्छा, आपने लेफ्ट और कांग्रेस की क्योंकि बात की और आईएसएफ जो उनके साथ गठबंधन में है, आपने कहा इनकी बात छोड़ दीजिए, तो मतलब क्या लड़ाई में नहीं है ये? देखिए, अभी तक तो ज़मीन पर बिल्कुल नहीं दिखाई देता मुझे, खासतौर से मैं जिस इलाके की आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं गया था यहाँ 15-20 दिन पहले। यहाँ लड़ाई जो है वो ज़बरदस्त तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं, बाकी नैरेटिव और चीज़ें तो ही हैं। लेफ्ट के नेता तो ये कहते हैं क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक हिंसा इतनी ज़्यादा है इसलिए लोग खुल के बोलते नहीं है, वोट डालने जाएंगे तो वो दिखेगा। देखिए, लेफ्ट को 2011 में ही आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी ने धीरे 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 उस पूरे काडर को एक तरह से या तो साइलेंट किया या फिर अपने साथ किया। लेफ्ट का काडर आपको इस इलाके में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका लेफ्ट का काडर अब जाकर के बीजेपी के साथ आके खड़ा हो गया है और अभी वो साइलेंट है। मुझे लगता है कि शायद अब तस्वीर 2 मई के बाद साफ हो पाएगी वो साइलेंट वोटर किस तरफ गया, लेकिन जो तस्वीर अभी उनसे मिलकर के बात करके पता चलता है वो बीजेपी के साथ में है। अच्छा, इसका आप कितना असर देखते हैं कि जब बाहरी बनाम भीतरी का नैरेटिव टीएमसी ने बनाने की कोशिश की कि बंगाली में हिंदी बोलने वाले या बंगाल में गुजरात के लोग आएंगे क्या यहाँ पर लोगों पर राज करने, तो जब अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो कोई धरती पुत्र ही सीएम बनेगा, बंगाली ही सीएम बनेगा, क्या वो उसकी काट देखते हैं आप जो नैरेटिव टीएमसी बनाने की कोशिश? देखिए, कल प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि कोई बाहरी नहीं होता हिंदुस्तानी, ये निश्चित तौर पर मुद्दा है। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो बहुत गहरी तक है, अंदर तक है उन लोगों के। और ऐसे में जो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर से आए और उसको कहीं डैमेज करने की कोशिश करे, उसको बदलने की कोशिश करे, अपनी संस्कृति और परंपराओं को आपके ऊपर लाने की कोशिश करे। तो ये एक नैरेटिव ममता बनर्जी ने सेट करने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बीच में हमें बंगाल को ये भी देखना होगा कि उसी बंगाल में नॉर्थ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ पर बिहार से आए हुए लोग आसनसोल से लेकर के झारग्राम तक आप पहुंचेंगे तो पूरी जगह वो आप देखने को मिलते हैं। उस इलाके को अगर आप बाहरी भीतरी करने की कोशिश करेंगे तो एक हद तक वो वोट बैंक जो वहाँ बैठा हुआ है वो भी एक तरफ जाएगा, एक तरफ पोलराइज होगा। तो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल फिर ये माने कि जैसे 8 चरणों में क्योंकि बंगाल का चुनाव है और हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा है जहां चरण ज़्यादा होते हैं वहां चरण दर चरण वोटर्स की पसंद बदलती है। कहीं दिखता है पहले फेज में इस पार्टी को बढ़त है तो आखिरी फेज में दूसरी पार्टी आगे निकल जाती है। क्या बंगाल में भी अभी बहुत कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर होने वाला है और मुझे लगता है कि ये तो फर्स्ट फेज, फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो बीजेपी बहुत निश्चित तौर पर यहाँ पर उसको आत्मविश्वास भी होगा, आश्वस्त भी होगी, लेकिन इसके बाद जो फेज आने वाले हैं, कोलकाता है, उसके बाद मालदा, मुर्शिदाबाद, जब आप उस तरफ जाना शुरू करेंगे तब लड़ाई वहाँ पर दिलचस्प देखने को मिलेगी। किस तरीके से वहाँ पर नैरेटिव सेट किए जाते हैं, वोटों को किस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, पार्टीज कैसे, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि एक तरफ जब आप जाएंगे वहाँ पर तो यहाँ अगर बीजेपी की स्थिति मजबूत है तो उस तरफ जाकर के टीएमसी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। नहीं तो फिर मेरे पास क्योंकि समय कम है, फिर मैं ये मानूं, आप ये पूछूं आपसे, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या बीजेपी मजबूर तो नहीं हो जाएगी कि अभी वो मजबूर हुए ये कहने पे कि बंगाली या धरती पुत्र सीएम होगा, कहीं मजबूर तो नहीं हो जाएगी अपना सीएम कैंडिडेट उतारने के लिए अगर कहीं ये लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई? और अगर होता है तो, क्योंकि समय कम है, आपको लगता है कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट हो सकता है? शुभेंदु, दिलीप घोष या मुकुल रॉय या कोई चौंकाने वाला नाम? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी ने हमेशा चौंकाया है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम सामने आए, लेकिन अभी की स्थिति देख करके मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी का नाम सामने रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। देखिए, राहुल जी से हम आगे भी बात करते रहेंगे और इनके अनुभव का फ़ायदा आपको भी देते रहेंगे और मैं खुद भी लेता रहूँगा, लेकिन क्योंकि अब वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आप लोगों से भी है जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हमें ट्वीट करके बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी टीएमसी को तगड़ी टक्कर दे रही है और क्या आपको कहीं कोई उम्मीद दिखती है कि बीजेपी सरकार बना ले? अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।